जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अंडर स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और ये सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है सीटेट में प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलते हैं। सब लोग जीन पियाजे, वाई गोट्स की और इन सभी को लगातार पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनको सब लोग छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है बहुत ही सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम अधिगम क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और एक कहीं ना कहीं जो है सीटेट के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, या किसी भी स्टेट का जो है टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। यानी लर्निंग, यानी ये अधिगम। अब ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस परिभाषा को लगाइए, क्योंकि ये परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट या टीचिंग का जिसमें ये पॉइंट ना पूछा जाए। अधिगम होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, अधिगम होता क्या है। तो अधिगम जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। इस चीज को ध्यान देना। अधिगम तभी कहलाएगा जब अस्थायी परिवर्तन हो। अगर अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो कोई अधिगम नहीं होता है। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। आगे लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, यानी जो अधिगम होता है उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। हर एक लाइन जो इसमें लिखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी सीखता है, जब शिशु बाहर आता है तब भी सीखता है, जब मरने तक वो क्या करता है, सीखता रहता है। जैसे जब बच्चा गर्भ में रहता है, सब लोग कहते हैं जिस प्रकार मम्मी पापा की जो है बिहेवियर रहेगा, जिस प्रकार मम्मी की मेंटल एबिलिटी रहेगी, ठीक उसी प्रकार बच्चे का जो है विकास होगा। और जब बच्चा जन्म ले लेगा, जिस वातावरण में रहेगा, तो जैसा उसका वातावरण रहेगा उसी प्रकार उसका विकास होगा। यानी अगर हिंदू परिवार का बच्चा है तो हिंदू जैसा रहेगा, मुस्लिम परिवार का तो मुस्लिम जैसा। यानी जिस समाज में बच्चा रहेगा बिल्कुल उसी प्रकार से वह क्या करेगा, सीखेगा, अधिगम करेगा। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी बच्चा जो है, या अधिगम क्या है, एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है। यानी जैसे समाज में प्रक्रिया है, जिस जिस समाज में बच्चा रहेगा ठीक उसी प्रकार उसका जो है अधिगम होगा। हिंदी भाषी में है तो हिंदी भाषा का विकास होगा, इंग्लिश भाषा में है तो इंग्लिश भाषा का विकास होगा, उर्दू भाषा में तो उर्दू भाषा का विकास होगा। सीखना अनुकूल की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया यानी अडॉप्टेशन है। अब सीखना जो है इसलिए अनुकूलन है, यदि सीख रहे हो, यानी जैसे कोई बच्चा है वह कोई भी काम किया और वो अच्छा काम कर दिया, खोज का काम कर दिया, तो उसको पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगा। जहाँ से सब लोग आएंगे उसको जो है शाबाशी देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो अनुकूल की भावना होगी तो उसको और बढ़िया से करने का प्रयास करेगा, उसमें और चीज़ सीखेगा। लेकिन अगर कोई काम ऐसा कर दिया जो सामाजिक रूप से नैतिक नहीं, यानी अनैतिक है, तो बच्चा जो उसके को जो है तब उसको बच्चे को डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, लात पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो वह बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, छोड़ देगा, नहीं सीखेगा। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। अब सार्वभौमिक इसलिए है, अगर कहीं ना कहीं आप सभी लोग जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अगर रोड पे हो तो बोर्ड लिखा रहेगा, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। जंगल में जा रहे हो वहाँ भी बंदर, सब चीज़, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अकेले बैठे हो तब भी मन में एक से एक विचार आएंगे, वहाँ भी सीखने को मिलेगा। किसी के साथ हो वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ दिया तब भी सीखने को मिलेगा, पास आ गया तब भी सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलता ही रहता है। इसलिए क्या है, सीखना एक सार्वभौमिक है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। अब अगर हमारा मानसिक जो है सही नहीं, यानी मेंटल सही नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। जैसे कोई पागल है, उसको कितना भी सिखा दिया जाए वो कभी नहीं सीखेगा। तो सीखने के लिए कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक होनी चाहिए।
मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, तो वह क्या है, सीख सकता है। आप कोई विद्वान लड़का हो, उसको एक बार पढ़ा देंगे वो तुरंत पढ़ लेगा, सीख जाएगा। और कोई वहीं पागल हो, उसको पढ़ाते रहो, कभी नहीं सीखेगा। तो कहीं ना कहीं सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लर्नर्स की एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब अधिगम एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया, अब हम कितना भी सिखाते रहें, जब तक आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कभी भी आप सभी लोग सीख नहीं सकते हो। हम भले कितना भी पढ़ाएं, यही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही प्रश्न में आएगा, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, इसको याद कर लो, आप लोग कभी याद नहीं करोगे जब तक जो है अपने अंदर से तैयार नहीं होगे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शंका हो तो जाके PYQ हल कर लो, अधिगम चैप्टर खोल लो, सारे पॉइंट हर एक डिट्टो पॉइंट मिलेंगे, तब आप सभी लोग मस्तिष्क में आएगा हाँ सर जी ठीक पढ़ा रहे हैं। तब क्या करोगे, इस चीज़ को सीखोगे। अगर एक बार मैं बोल दूंगा इसको बच्चा पढ़ लेना, तो धड़ाक से पढ़ लोगे, क्योंकि पूरा क्या है, मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है अधिगम करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें अधिगमकर्ता को जो है एक्टिव होना पड़ेगा। और इतना तो आप सभी लोग श्योर रहिए कि जितने भी यहाँ पे टाइप या वीडियो पढ़ेंगे, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे, अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस में एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन जो है होना प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है। यानी अगर कोई भी बच्चा गलती नहीं कर रहा है, यानी वह कुछ नहीं सीख रहा है। यानी गलती करना एक अच्छी बात है। अगर बच्चा गलती कर रहा है सीखने में, तो यानी वो बच्चा का मेंटल एबिलिटी ठीक है, बच्चा ठीक से कर रहा है। और अगर वो कुछ सीख नहीं रहा, यानी कोई गलती नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं सीख रहा है। तो सीखना एक प्रकार का क्या है, होना प्रासंगिक बात है। एरर्स होना यानी जो है गलती होना, मिस्टेक होना, मिसकंसेप्शन होना, ये सब जो एक जाहिर सी बात है। यानी अधिगम प्रक्रिया में एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन एक पॉजिटिव वर्ड है। अब जैसे आप सभी लोग अगर क्लास ले रहे हो, किसी बच्चे से पूछे 2 चौके कितना होता, बच्चा बोला 10, तो आप लोग सोचेंगे कहीं ना कहीं इसके गुणा करने में दिक्कत है, इसको पहाड़ा याद नहीं है। तो इससे जो है गलती से पता चलता है बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। तो एरर्स को आप सभी लोग अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कभी भी डांटना नहीं है। अगर उससे गलती हो रहा या तो इसको क्या माना जाता है, एक जो है जाहिर सी बात अधिगम में होगा। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है। यानी जो गलती है यह क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भाग है। अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जो गलती होता है, और हमेशा गलती को जो पॉजिटिव वे में लेना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। बच्चे की गलती से पता चलता है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया क्या है, तो टीचर उसमें क्या करता है, सुधार कर देता है। आगे, बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताती है। तो बच्चों में जो एरर्स होती है, वयस्कों में जो होती है, उसमें क्या होती है, गुणात्मक भिन्नता पाई जाती है। आगे देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। पहला, स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी जो अधिगम, अगर स्टूडेंट तैयार है बिल्कुल सीखने के लिए, मेंटल एबिलिटी ठीक है, वह जिस एज में है उसी एज के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यह अधिगम को प्रभावित करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे की फिजिकल है, यानी अगर कोई ग्राफ बनाना है और पूरा शरीर सही है, विकलांग नहीं है, तो बच्चा आसानी से कर लेगा, सीख लेगा। मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक विकास अच्छे से है तो बच्चा जो है अधिगम को सीख पाएगा। इंटरेस्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया की चीज़ें आप सभी को दे दें, सिखा दें, सिखाने का प्रयास करें, लेकिन जब तक आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं सिखा सकती। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी, अब सीखने के लिए इंटेलिजेंस जो है लेवल होना चाहिए। अब कोई बच्चा दूसरी क्लास में उसको इंटर का मैथ लगवाएंगे तो लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मेंटल एबिलिटी जो है होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस, यानी बच्चे के लेवल के अनुसार, जो जैसे अब ये बच्चा है, इसको 1-2 क्लास में होगा तो इस हिसाब से इसको पढ़ाया जाए। मोटिवेशन लेवल, यानी जो बच्चा, अगर कोई भी बच्चा डिमोटिवेट हो गया
इसका कितना भी आप मोटिवेट कर लो वो सीख ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी जो बच्चों जो है अधिगम को प्रभावित करती है। इमोशन, बच्चों की इमोशन क्या है, क्रोध वाली है, गुस्सा वाली, प्रेम वाली, प्यार वाली, कौन सी है। तो इमोशन भी जो अधिगम को प्रभावित करती है। अब जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा उस टीचर को घृणा रूप से देखता है तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। और बच्चा अगर प्रेम से टीचर से बातें करता, प्रेम से रहता है, टीचर की हर बातों को सुनता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत तेजी से उस चीज को सीखेगा। आप सभी लोग अपने लाइफ में देखे होंगे, हर क्लास में एक बच्चा जो है टीचर का जो फेवरेट होता है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है हाई लेवल का होता है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है। आगे, पॉजिटिव इमोशंस, यानी टीचर के प्रति जैसा भाव बच्चा रखेगा उसी प्रकार सीखेगा। अगर पॉजिटिव चीज़ें रखता है तो बच्चा हर चीज़ टीचर की बातें मानेगा, और टीचर कोई बातें समझाएगा तो बच्चा उसको फटाक से पकड़ेगा। वही कहा गया ना, प्यार में जो है नाक की जो है नेकटी भी झुलनी लगती है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आपका जो है इमोशन अच्छा है, आशा अच्छा है, हर्ष में हो, स्नेह भरा है, तो हर चीज़ की उसकी बातें को गेस करोगे। जैसे हमारे खान सर हैं, खान सर अगर अगर कुछ भी बोलते हैं, सब लोग फटा जो उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, बातों को सुनते हैं। हमारे सचिन सर फेवरेट सर हैं, वो भी जो भी बातें बताते हैं बिल्कुल सब लोग सुनते हैं, मानते हैं। निगेटिव मीन्स, जो अगर कहीं ना कहीं बच्चा जो है किसी टीचर के प्रति निगेटिव भाव रखता है, यानी गलत सोच रखता है, तो वह कभी भी जो है, जैसे निगेटिव भाव में डर हो गया, चिंता हो गया, बोरियत हो गया। अब हम क्लास को ले रहे हैं, डर का भाव है आपके अंदर तो कभी नहीं सीख पाओगे। चिंता है, चिंता का भाव विकसित होगा, कभी नहीं सीख पाओगे। बोरियत लग रहा है किसी के क्लास में तो उस क्लास को कभी नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। मैच्योरिटी, यानी बच्चे जो है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी होनी चाहिए। अब छोटा बालक है, कुछ कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। अब बड़ा बालक है, कुछ कुछ चीज़ों को आसानी समझ पाएगा। तो मैच्योरिटी भी जो अधिगम को प्रभावित करती है। जो सांस्कृतिक संदर्भ, यानी जो संस्कृति है, जैसे हिंदू भाषा, अगर हिंदू बालक है तो उसको मुस्लिम की शिक्षा दी जाए तो थोड़ा सा उसको अटपट लगेगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर वही मुस्लिम बालक हो, उसको हिंदू वाला दिया जाए तो उसको नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संदर्भ भी जो उसको क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। आगे, दूसरा पॉइंट, टीचर से रिलेटेड, यानी टीचर की भी क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, विषय का ज्ञान होना। अब कोई टीचर हो, वह जिस भी विषय का हो उसको उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब अगर उस विषय का उसे ज्ञान नहीं है तो वह जो शिक्षा को दे नहीं पाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, यानी टीचर को हर बच्चे का कैसी जो है समझ है, कैसी जो उनमें बदलाव है, हर बच्चे में क्या गुण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे की भावना अलग अलग होती है, तो भावना को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर भावना को समझकर क्लास दिया जा रहा हो तो बच्चा जो आसानी से उसको ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा। कहीं ना कहीं अगर किसी भी जो है भावना का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में भावना मतलब विचार, अब बच्चे का विचार क्या है, उस चीज को समझ पा रहा कि नहीं। जो चेहरे की रौनक होती है, अगर कहा जाता है चेहरे पर हर चीज झलकता है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या करना चाहता है, हर चीज चेहरे पर झलकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए। कहीं ना कहीं टीचर को ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाना है बच्चों के थ्रू हमको पढ़ाना है, यानी बच्चों को सेंटर में रखकर पढ़ाना है। यानी बच्चे की जैसी मेंटल एबिलिटी हो, बच्चा जैसा ग्रहण कर पाता हो, बच्चे जैसे भावना रखते हो, ठीक उसी प्रकार जो हमको ज्ञान देना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए। एक्टिव एंड इंटरेस्ट, अब कोई भी टीचर, कुछ कुछ टीचर को देखोगे आएंगे पढ़ाने और मस्त से नींद में पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों पढ़ लो, आज हम ये पढ़ाएंगे, आज हम ये पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों पढ़े। हाँ तो अरे क्या बताऊं, आज मैं नींद में था। हाँ तो पढ़ो बच्चों, किताब निकालो पढ़ो। तो ये क्या है, नींद आ रही है, नींद यानी टीचर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। और ये चीज जानते रहना,
टीचर की सारी चीज़ें जो बच्चा लेता है, और कहीं न कहीं अगर टीचर नींद में है तो बच्चा भी नींद, हाँ सर जी पढ़ाइए, हम भी नींद में हैं, क्या गुरु? तो कहीं न कहीं टीचर को कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब कोई टीचर बिना इंटरेस्ट के पढ़ा रहा, हाँ बच्चों पढ़ लो, 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो बच्चा भी कहेगा हाँ गुरुजी 4 होता है, हाँ गुरुजी 8 होता है। तो अगर टीचर इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ा रहा तो बच्चा भी उस चीज़ को नहीं सीखेगा। तो कहीं न कहीं टीचर को हमेशा एक्टिव होकर पढ़ाना और इंटरेस्ट लेकर। क्योंकि अधिगम तभी हो सकता है जब दोनों लोग एक्टिव हों, यानी टीचर भी और स्टूडेंट भी एक्टिव हो, तभी हो सकता है। आगे, गुड टीचिंग मेथड, यानी मेथड अच्छा होना चाहिए पढ़ाने का। ये नहीं कि बस आओ ए सर जी, ए बच्चों पढ़ो, आज क्या पढ़ना है, हम कल कहाँ पढ़ाए थे, पढ़ो निकालो किताब। तो कहीं ना कहीं जो मेथड है ना वो अच्छे से होना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसको बुक को निकालो, जो हमने कल बताया था उससे रिलेट करो, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो ऐसा मेथड होना चाहिए, यानी गुड टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, यानी टीचर को जो पता होना चाहिए कि किस मेथड का प्रयोग करें जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। पेडागोजिकल अप्रोच, यानी शिक्षा शास्त्री उपागम, यानी टीचर को जो है शिक्षा शास्त्री उपागम का जानकारी होना चाहिए, जिससे पेडागोजी से ये होता है बच्चे की भावनाओं को समझ में आता है, बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इन सब की समझ जो होना आवश्यक है। तीसरा है इन्वायरमेंट से संबंधित, यानी इन्वायरमेंट जो भी बहुत प्रभावित करती है अधिगम को। स्कूल का इन्वायरमेंट, अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्कूल का इन्वायरमेंट, अब जहाँ बच्चा है, अगर बगल में स्कूल के बगल में शोर वाला एरिया हो तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, इंटरेस्ट ले ही नहीं पाएगा। तो जो स्कूल हो ऐसा होना चाहिए कि मेन रोड से थोड़ा सा दूर हो, या फैक्ट्री से दूर हो, या शोर वाली जो है जो जगह हो उससे क्या हो, दूर हो। अब स्कूल का एनवायरनमेंट सही रहेगा तो बच्चा सही रूप से सीखेगा, और स्कूल का एनवायरनमेंट गड़बड़ रहेगा तो बच्चा जो है सही रूप से नहीं सीख पाएगा। और जो क्लास का एनवायरनमेंट होता वो भी बहुत प्रभावित करता है। अब क्लास का एनवायरनमेंट अगर सहयोगात्मक है, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चे सीख रहा है, शिक्षण कार्य हो रहा है, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं सवाल लगाने में, बोलने में और समझने में, तो कहीं ना कहीं जो सहयोगात्मक का भाव होना ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। सकारात्मक होना, यानी अगर क्लास का एनवायरनमेंट जो है सकारात्मक नहीं है, यानी नकारात्मक, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। कोई उधर से शोर कर रहा, कोई उधर से कर रहा, कोई उधर से कर रहा, तो कोई बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लास जो है कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी कोलाबोरेटिव होना चाहिए, और सकारात्मक होना, यानी को ऑपरेटिव ऑपरेशन होना चाहिए। फैमिली का इन्वायरमेंट भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब बच्चा कितना भी पढ़ के स्कूल से आए, कितने भी बढ़िया कॉलेज में पढ़े, आए घर पे तो उसका मम्मी पापा हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, उसके मम्मी पापा डिस्टर्ब आपस में रहते हैं, तो बच्चा कभी भी इस चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अधिगम को जो है प्रभावित करता है। अब कोई बच्चा स्कूल से पढ़ के घर आए, अब घर में भी मम्मी पापा पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों को पढ़ाने लगे तो वो बच्चा कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा जो है तेज हो जाएगा, यानी अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है पॉइंट है, सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट को देखना है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों, स्किल्स और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। यानी जो है स्कूल में अधिगम में सहभागिता द्वारा जो कौशल यानी स्किल्स है और ज्ञान का अर्जन है उस पर अधिक बल देना चाहिए, यानी सहयोगात्मक रूप से सीखने का पर बल देना चाहिए। कहीं ना कहीं कौशल के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ज्ञान का अर्जन कराना है मुख्य रूप से उसका कार्य हो पा रहा कि नहीं उसको ध्यान देना है। सार सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेजिंग करना चाहिए। यानी अगर जो है अधिगम हो रहा है और उसमें कोई समस्या आ जा रही है तो उस समस्या को हल करने के लिए विविध तरीकों से विचार करना चाहिए। उस समस्या को हल करने के लिए
कई सारे रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको बच्चे इस तरफ से हल कर सकते हैं, इसको इस तरफ से हल कर सकते हैं। डिमोटिवेट कभी नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। आगे, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित जो है हो। यानी अगर कोई भी चीज हो, अकेले सीख रहे हो, यानी स्वरूप से सीख रहे हो, जबरदस्ती नहीं सीख रहे हो, मन से सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वह जो सार्थक होता है और प्रभावशाली होता है। जैसे अगर बच्चे को कोई काम दे दिया जाए, वह अपने से बच्चा उस काम को करे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज को और अच्छे से क्या करेगा, सीखेगा। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं। सार्थक अधिगम क्या होता है? तो सार्थक अधिगम में जो है समालोचनात्मक सोच, यानी समालोचना सोच होनी चाहिए, यानी हर चीज के प्रति हर प्रकार से सोच होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करें, कैसे ना करें। समस्या समाधान, यानी अगर ये समस्या आ गई तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इस पर आधारित होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अगर एनसीएफ 2005 पढ़ाएंगे वहाँ भी जो है जो है लर्निंग बाय डूइंग पर जो है बहुत ही जो है बल दिया गया है। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना जो है, अपने आप में जो भी चीज़ें सीखा जाता है वह कहीं ना कहीं जो है हमेशा के लिए हो जाता है, सदा के लिए हो जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यानी जो अधिगम होता है, अधिगम में कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी जो क्या करना है, महत्वपूर्ण होता है, उसको जरूर शामिल करना चाहिए। आगे, यह एक लक्ष्य उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। यानी जो अधिगम है कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। अब आम भाषा में अगर समाज में देखेंगे, पढ़ने का मतलब जॉब पाना है। हालांकि पढ़ने का मतलब केवल जॉब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई से मतलब ये हो जाता है कहीं ना कहीं समाज में रहना, सामाजिक चीज़ों को करना, ये सब चीज़ें जो है समझ में आ जाता है। पढ़ना का मतलब केवल जो है नौकरी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। अनलर्निंग भी एक लर्निंग का एक पार्ट है। अगर कुछ नहीं सीख रहे हो फिर भी सीखने का पार्ट है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। आगे देखते हैं अधिगम वक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ये इसमें। अधिगम वक्र से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव तथा क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इस डिफिनेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये डिफिनेशन भी जो है कई बार प्रश्न में जो है पूछे गए हैं। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिकता एवं शून्य की स्थिति को व्यक्त की जाती है। यानी वक्र से पता चलता है कि अधिगम शून्य हो रहा या अधिगम अधिकतम हो रहा या अधिकतम जो अधिगम न्यूनतम हो रहा। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। तो अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। पहला क्या है? सरल रेखी वक्र। क्या है? सरल रेखी वक्र यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, यानी सीखने की गति और अभ्यास, और ये एक सीधी रेखा है, तो इसमें क्या होता है, सीखने की गति जो है एक समान होती है। यानी कोई भी बालक जिस क्लास में बढ़ रहा उस हिसाब से वो चीज़ों को सीख रहा है, तो यह क्या होते हैं? सरल रेखी वक्र होता है। एक होता है उन्नतोदर वक्र यानी एलिवेशन कर्व्स। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। यह क्या होता है? उन्नतोदर वक्र। यानी ऐसे अधिगम जब एक बार बहुत उच्च तक जाते हैं फिर उसके बाद डाउन हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने दोस्तों को देखेंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो शुरू में पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उनको ऐसी हवा लगी कि उनका जो अधिगम वक्र डाउन हो गया। तो ये वाला अधिगम वक्र क्या कहलाता है? उन्नतोदर वक्र कहलाता है। एक होता है नतोदर वक्र। क्या है?
नतोदर वक्र यानी कॉन्क्रेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है, जैसे कोई बालक है, पहले वह बहुत कम पढ़ने लिखने में था, यानी 1-2 क्लास में वो बहुत कम जानता था, पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन उसका विकास धीरे धीरे जो है उसके विकास अधिगम में तिरुपना आई, यानी उसके विकास में जो वृद्धि होती चली गई। तो ये वाला क्या होता है, नतोदर अधिगम वक्र, यानी पहले कम जान अधिगम होना, फिर बाद में धीरे धीरे अधिगम की वृद्धि होते चले जाना, यही क्या है, नतोदर अधिगम वक्र है। एक होता है मिश्रित अधिगम पठार, मिश्रित अधिगम वक्र, ये क्या होता है, तो इसमें शुरू में अधिगम तेज या धीमी हो और अंत में भी अधिगम तेज या धीमी हो, दोनों तरह से हो सकती है। यह क्या कहलाती है, मिश्रित अधिगम वक्र, यानी कभी तेज हो कभी धीमी हो, कभी तेज कभी धीमी, यानी दोनों प्रकार के जो है वक्र पाए जाते हैं, वो नतोदर और नतोदर। तो इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अधिगम वक्र। आगे देखेंगे अधिगम पठार, क्या देखेंगे, अधिगम पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। लर्निंग प्लेट्यू, तो अधिगम पठार हमें इसमें जो है सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नत होती है और ना ही अवनत होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति क्या होती है, 0 होती है, यानी जब कोई बालक पहले सीख रहा था फिर उसी पर रुक गया, ना वो कम सीख रहा ना वो ज़्यादा सीख रहा, तो इसी को क्या कहा जाता है, अधिगम पठार कहा जाता है। यानी इसमें इसमें जो है सीखने की गति क्या है, शून्य है, ना माइनस है ना प्लस है, तो ये क्या कहलाता है, अधिगम पठार। आगे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चला रहे थे, बाइक चलाने लगे, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा साइकिल चलाने में, बाइक चलाने में। तो यानी एक चीज को करने के बाद दूसरे चीज में फायदा हो या नुकसान, यानी प्रभावित करे, अब वो पॉजिटिव रूप से करे या निगेटिव रूप से करे, तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। आगे देखेंगे स्थानांतरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग। 2 प्रकार से होता है, एक धनात्मक होता है, 3 प्रकार से होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण, इसमें क्या होता है, जब एक चीज सीखने के बाद दूसरे चीज सीखने पर फायदा करे, यानी उससे फायदा मिले, जैसे तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम हिंदी को पढ़ के हिंदी हमें अच्छी तरह आती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ने में जो हमको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जब जो है एक चीज़ सीखने के बाद दूसरा चीज़ सीखने में कोई फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम पेडागोजी को पढ़ रहे हैं और बाद में इंग्लिश को पढ़ते हैं, किसको, इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्या कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। एक होता है शून्य स्थानांतरण, यानी ऐसा स्थानांतरण जिसमें एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित ना करे, तो यहाँ पर क्या होता है, शून्य स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं और ट्रक चलाने लगे, तो इसमें ना कोई फायदा होगा ना कोई हानि होगी। तो साइकिल चलाते हुए या ट्रक चलाते हुए इसमें एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, तो ना इसमें फायदा होगा ना ही हानि होगी, तो यह क्या होगा, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अधिगम के बारे में हम सारे चीज को कवर किए, अधिगम पठार, अधिगम वक्र, अधिगम से संबंधित टीचर के उद्देश्य, अधिगम में प्रभावित करने वाले बालक की रुचियां, अधिगम क्या है, ये सभी हर एक पॉइंट जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
हर एक लाइन को ध्यान से रखना है। कहीं ना कहीं एग्जाम से जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में करीब 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न तो पेडागोजी से मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न हर लैंग्वेज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 5-6 प्रश्न से भी ज़्यादा जो आप सभी को इसमें पॉइंट मिल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं NEP 2020 के बारे में, जो कि अपने आप में वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ से आप सभी को प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें RTE 2009 की, NCF 2005 की और NEP 2020 की, तो अगर इन तीनों चैप्टर को आप सभी लोग पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं 25 प्लस क्वेश्चन आप सभी लोग पेडागोजी में उठा लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के आप सभी को जो भी CDP का क्वेश्चन करना है, बच्चों को सर्वोच्च मान के करना है। और जो भी चीज़ें सर्वोच्च मानना है NCF 2005 के थ्रू, RT 2009 के थ्रू और NEP 2020 के थ्रू, तो इन सभी को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। यहीं से पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी निकालते हैं। तो अपने आप में ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलते हैं, देखते हैं NEP 2020 के बारे में। NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक नंबर यहाँ से भी पूछे जाते हैं, परिभाषा से भी। NEP 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया। एक पॉइंट ध्यान देना, अब तक की NEP जो 2020 है, यह अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति है और सबसे अधिक जो वो होता है, मतलब सबकी क्या मत है, वो इसमें जो है लिया गया। यानी NEP 2020 में भारत के सभी राज्यों से, भारत के सभी प्रांतों से, भारत के सभी एक एक जगह से जो है बातों को लिया गया और इस पे गहन अध्ययन किया गया, तब जाके NEP 2020 का निर्माण किया गया। ये प्रश्न पूछेगा अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति कौन सी है, तो NEP 2020। और यह तीसरी शिक्षा नीति है और बड़ी में कहेगा सबसे पहली शिक्षा नीति है। पहली आई थी 1935 में, दूसरा 1967 के 60-61 के आसपास, 1987 में थोड़ा सा बदलाव, पहले थोड़ा थोड़ा बदलाव आते थे, लेकिन सबसे बड़ी जो बदलाव आई है NEP 2020 के तहत आई है। इसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और ये इसकी निर्माण के लिए कब गठन किया गया था, जून 2017 में। और इसका मसौदा कब तैयार करके किया गया, तो मई 2019 में। आगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। और वर्ष इसमें क्या क्या बातें की गई, सभी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय B.Ed डिग्री होना अनिवार्य कर किया गया। यानी 2030 के बाद जितनी भी टीचर की वैकेंसी आएगी, सभी में क्या होगा, तो 4 वर्ष का B.Ed होना अनिवार्य हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है MPhil को समाप्त कर दिया गया। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं कि कितने जो 2030 से कितने साल का B.Ed होना अनिवार्य है, 4 साल का। और कौन से चीज़ को समाप्त कर दिया गया, तो MPhil को। इस नीति के अनुसार, यानी NEP 2020 के अनुसार कुछ बातों को समझते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, संरचनात्मक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना। यानी जो NEP 2020 है वह कहती है कि संरचनात्मक समझ को विकसित करना है, ना कि रटंत पद्धति को, ना कि केवल परीक्षा के लिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए, रटंत शब्द दिख जाए, तो देखते ही इसको कट मारना, क्योंकि ये निगेटिव शब्द है। और कहीं अगर केवल परीक्षा के लिए तैयारी करवाना या परीक्षा के लिए पढ़ना ये शब्द दिख जाए, तो तुरंत ही उसको कट मारिए, क्योंकि ये दोनों क्या है,
और केवल शब्द दिख जाए ये भी निगेटिव है। तो ये 3 निगेटिव शब्द तो यहीं मिल गए, रटंत, केवल और परीक्षा के लिए। अब संरचनात्मक समझ यानी किसी भी चीज के बारे में कई प्रकार से सोचना, यही क्या कहलाता है? संरचनात्मक समझ कहलाता है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करना है, आप सभी को बच्चों के सामने कोई जो है समस्या ला करके रख देना है और उस समस्या के बारे में बच्चों से पूछना कि कैसे इसको हल किया जाए। तो बच्चा अपना दिमाग दौड़ाएंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है संरचनात्मक समझ जो है यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और अपने अनुसार एक एक आंसर निकालेंगे। तो टीचर उसमें क्या करेगा, बताएगा नहीं बेटा ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है। तो यही क्या है, संरचनात्मक समझ है। कभी रटाने पर जोर नहीं देना है, ना ही केवल परीक्षा के लिए तैयार करना है। आगे दूसरी बात करता है बहुभाषिकता। ये भी बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। संरचनात्मक समझ भी पॉजिटिव टैग वर्ड और बहुभाषिकता भी पॉजिटिव टैग वर्ड। हमने बताया अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही टिक लगा सकते हैं। बहुभाषिकता क्या होती है, यानी मल्टी लिंगुअलिज्म, यानी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए। जैसे अभी आरटी 2009 में मैं पढ़ाया था समावेशी शिक्षा, जिसमें कई सारे अगर विविध संस्कृति के बालक, कई भाषाओं के बालक एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा का आदान प्रदान करेंगे। यानी क्लास कैसा होना चाहिए, बहुभाषिकता होना चाहिए और विविधता को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हम इसको एक लाइन में बात करें तो समावेशी शिक्षा की बातें करता है। विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी विविधता मतलब क्या होता है, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे जो है किसी भी संस्कृति यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी संस्कृति का हो, सभी को एक चीज़ों में जो है क्लास में पढ़ाना है, यानी विविधता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। तो बहुभाषी पर जोर कौन देता है, एनईपी 2020। अगला पॉइंट, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे भी घर की भाषा यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा अपने आप में, अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ तक बोला है कि अगर हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण ना करते तो आज हम जो वैज्ञानिक ना होते। सर सीवी रमन भी बोले हैं कि हम अगर अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण ना किए होते तो आज इस पर जो है हम नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक बताए हैं कि जो है मातृभाषा के बारे में बताए हैं। तो एनईपी 2020 भी कहता है कि बच्चों की शिक्षा कम से कम जो क्लास 5 तक तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उससे आगे भी आप सभी लोग दे सकते हैं। मातृभाषा मतलब माता की भाषा, यानी बच्चा जहाँ पे जन्म लेता है वहाँ पे कुछ ऐसी भाषा बोली जाती, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे इंग्लिश, कोई भी भाषा हो, बच्चा उसको अपने आप सीख लेता है। तो जो बच्चा अपने आप जिस भाषा को सीख लेता है वही भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। और या फिर यही क्या है, स्थानीय भाषा भी हो सकती है। आगे सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा के केंद्र में रखकर शिक्षण हो। यानी जो सीखने का हो वह सतत मूल्यांकन पर, यानी एनईपी 2020 जो है सतत मूल्यांकन पर जोर देती है, ना कि साल के अंत में परीक्षा पर। यानी समेटिव असेसमेंट एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो साल के अंत में परीक्षा ली जाती है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, जबकि जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एक पॉजिटिव वर्ड होता है। यानी हर हफ्ते में या हर महीने में बच्चे को या हर दिन जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसी के बारे में तुरंत पूछ लिया जाए तो बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, और उस गड़बड़ी को करेंगे तुरंत क्या करेंगे, टीचर अगर पास में तो सुधार कर देगा। इसीलिए जो है एनईपी 2020 के तक सतत मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा पर। और बच्चों के जो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया में मदद करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है बच्चों को डांट दो, क्यों अच्छा नंबर नहीं है, क्यों गड़बड़ नंबर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन ऐसा हो कि बच्चे के जो है सीखने की प्रक्रिया को मदद करता हो। छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक नए नेशनल असेसमेंट
सेंटर NAC की स्थापना की जाएगी। 2020 कहता है कि परख छात्रों के प्रोसेस मूल्यांकन यानी बच्चों में कितना विकास हुआ, कहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, उसके मूल्यांकन के लिए क्या करना है, एक NAC की स्थापना करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए NAC। परख नामक एक नए NAC, परख का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, NAC की भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन उससे ये पता चलता है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया है और बच्चा उसमें से क्या चीज़ सीखा, क्या चीज़ नहीं सीखा है। अब देखते हैं परख, यानी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, परख के माध्यम से करना। परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। परख किसके तहत लाया गया है, तो NEP 2020 के तहत। परख का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन करना है। परख का फुल फॉर्म क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक जो परख एक NAC की स्थापना करता है, NAC यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये भी ध्यान रखना। NAC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख का भी देख लिया, अब इसके बारे में देखते हैं। जो मूल्यांकन हो वह 1 डिग्री नहीं 360 डिग्री मूल्यांकन हो, यानी मल्टी डायमेंशनल जो है रिपोर्ट कार्ड फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट के लिए जो है एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जो कि 360 डिग्री मूल्यांकन करेगा। किसका किसका मूल्यांकन करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो है भावनाओं का, संवेगों का, एफेक्टिव साइकोमोटर सबका मूल्यांकन, घर और स्कूल से रिलेट करके भी मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चा घर पे किस प्रकार रहता है, बिहेव करता है, स्कूल में किस प्रकार रहता है, बिहेव करता है। मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी सोर्सेस यानी बहुत सी जो मतलब कई सारे सोर्सों से पता किया जाएगा, केवल किताबी भाषा से नहीं या फिर केवल जो है परीक्षा से नहीं। सेल्फ असेसमेंट यानी बच्चे का असेसमेंट खुद के तहत कैसा है, बच्चे की भावना कैसी है। असेसमेंट बाय टीचर्स यानी टीचर के प्रति उसका लगाव कैसा है, टीचर उस स्टूडेंट के बारे में कैसा सोचता है। असेसमेंट बाय पेरेंट्स यानी बच्चे का जो है अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार, दोस्तों के साथ कैसा रहता है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता है। पीयर असेसमेंट यानी जो उसके ग्रुप हैं, उसके साथ वाले हैं, उनसे उसका व्यवहार कैसा है, वह अपने साथ के साथ साथियों के साथ कैसा रहता है। इन सभी के बारे में जो है क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाए, यानी 360 डिग्री का मूल्यांकन किया जाएगा सभी चीज़ के बारे में, यानी साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, यानी उसका संवेग कैसा है, भावना कैसा है, उसकी शारीरिक विकास कैसा है, दूसरों के साथ कैसा लगाव है, टीचरों के साथ कैसा लगाव है, घर पे कैसे रहता है, स्कूल में कैसे रहता है। इन सभी चीज़ों को देखकर जो मूल्यांकन करना है। कंप्लीटली रेडिजाइज्ड बाय स्टेट्स UTS अंडर गाइडेंस फ्रॉम परख NCERT SCERT, यानी जो परख है NCERT और NCERT के अनुसार है। It will included for progress of the child in inquiry based learning, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क और पोर्टफोलियोज, यानी जो मूल्यांकन होगा पोर्टफोलियो के माध्यम से होगा, ग्रुप वर्क के माध्यम से होगा, रोल प्ले के माध्यम से होगा, क्विज के माध्यम से होगा, लर्निंग के माध्यम से होगा, यानी बच्चा कैसे लर्निंग कर रहा है, कैसे सीख रहा है, बच्चों के साथ कैसे रह रहा है। पोर्टफोलियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे के बारे में हर चीज़ लिखा हुआ होता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चा अपने साथ कैसे रहता है, दोस्तों के साथ कैसा रहता है। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी होती, पोर्टफोलियो में। और क्या है इसमें, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट टू ट्रैक देयर ग्रोथ थ्रू देयर स्कूल ईयर्स, यानी AI के थ्रू जो है देखा जाएगा बच्चे का स्कूल के प्रति कैसी भावना है, साल में कैसे वो रहा था। इन सभी के बारे में सब चीज़ों को देखकर जो है यानी 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चों को प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं,
कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी यानी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत आदि का अध्ययन। यानी जो है कक्षा 6 में बच्चा जब पहुंचेगा तो 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक अतिरिक्त जो है इसमें से भाषा को वह पढ़ेगा। ये एनईपी 2020 में लिखा गया है। आगे माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, यानी जब बच्चा 6 से 8 तक जाएगा तो कोई ना कोई एक विदेशी भाषा उसको लेना, जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगाली और रूसी। आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चीनी भाषा इसमें शामिल है, यानी मंदारिन भाषा शामिल है या नहीं, नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। कौन कौन सी भाषा शामिल है? कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगाली और रूसी। यानी माध्यमिक स्तर में जाएगा तो एक उसको शास्त्रीय भाषा लेना है और एक जो है कोई अलग जो है कंट्री की भाषा लेना। लेकिन इसमें चीनी भाषा यानी मंदारिन भाषा नहीं है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आगे एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी एनईपी 2020 क्या बातें करता है? यह बताता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। मानकीकरण से लचीलापन, यह पॉजिटिव है। मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण अगर शब्द कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो इसको देखते ही कट मारना है, नेगेटिव शब्द है। जबकि कैसा होना चाहिए? लचीलापन रूप में होना चाहिए, यानी स्टैंडर्डाइज टू फ्लेक्सिबिलिटी। ये चीज़ पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आएगा और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए। यानी पहले जो बोझ भारी भारी होते थे उसमें कटौती की जाए और ऐसे चीज़ें जोड़ा जाए जो कहीं ना कहीं बुनियादी चीज़ों को जो क्या करे, मजबूत करे, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज पर आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूर ध्यान दिया जा सके। अब मोटी मोटी किताबें रह के बेचारा हालत पंचर हो जाता है बच्चे का, तो कहीं ना कहीं एनईपी 2020 ये बोली है कि सिलेबस में कमी की जाए और जो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं सिलेबस को बुनियादी रूप से बनाया जाए, जिससे जो है आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? किसी भी बातों के बारे में सोचना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है इसके बारे में सोचना, यही क्या है? आलोचनात्मक चिंतन होता है। ये पॉजिटिव वर्ड है। खोज आधारित यानी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया जाए खोज आधारित हो। बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, बच्चा अपने आप से उसको ढूंढे, खोजे, सीखे, ये हो। चर्चा आधारित यानी बच्चा को जैसे शिक्षा अधिगम कैसे कराया जाए, चर्चा कराते हुए कराया जाए, चर्चा आधारित हो। विश्लेषण अधिगम आधारित अधिगम यानी विश्लेषण पर आधारित हो। आगे स्कूल पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, स्कूल के क्यूरिकुलम में कमी की जाए, यानी जो स्कूल की पुस्तक यानी पाठ्यक्रम है, मोटी मोटी किताबें हैं, उसमें कमी की जाए। लचीलापन पाया जाए, यानी रिगिड ना हो, लचीलापन हो। और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देना। तो रटना शब्द दिख जाए तो देखते ही कट मारेंगे, जबकि रचनावादी शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव है। स्कूल के नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव किया जाए, होने चाहिए। एनईपी 2020 कह रहा है कि जो कुछ भी जो है पुस्तक है उसमें बदलाव किया जाए, पाठ्यक्रम को कम किया जाए, सोच पर आधारित हो, पाठ्यक्रम बुनियादी पर आधारित हो। आगे देखते हैं। ECCE वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ECCE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। क्या है? ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 1 नंबर यहाँ से 100। ये जो डायग्राम आप सभी को दिख रहा 3 से 4 नंबर आप सभी को यहाँ हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अब ECC क्या होता है? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, ये फुल फॉर्म हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं। पहले जो क्लास का इन्वायरमेंट था 10+2 पर आधारित था। किसके? 10+2 पर। अब कैसी शिक्षा नीति आ गई है? तो 5+3+3+4 पर आधारित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए सभी लोग।
क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल यही चीज़ें पूछा जा रहा। ईसीसीई क्या है तो 5+3+3+4 पर आधारित ये जो है शिक्षा की बातें करता है। ईसीसीई के तहत जो है 4 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रीपेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। हर एक पॉइंट यहाँ का ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है 3 वर्ष के लिए है और दूसरा है 2 वर्ष के लिए। प्रीपेटरी स्टेज में फाउंडेशनल स्टेज को कितने भागों में? 2 भागों में। एक है आंगनबाड़ी, पहला क्या है? आंगनबाड़ी है, और दूसरा क्या है? क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। यानी बच्चा जो 3 साल तक कहाँ रहेगा? आंगनबाड़ी में रहेगा। इस आंगनबाड़ी को अन्य नाम से क्या बुलाते हैं? जो प्री स्कूल भी कह सकते हैं या बाल वाटिका। यानी फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में, पहला क्या है? आंगनबाड़ी, जिसको प्री स्कूल कहेंगे या बाल वाटिका कहेंगे। इसमें बच्चा कितने साल तक रहेगा? 3 साल तक रहेगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बच्चा आएगा, जो मन करे वो पहन के आए, जैसे मन करे वैसे रहे, जो मन करे वो खेले। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीज़ गेम वाली चीज़ रखी रहेंगी। इसको केवल आना है, खेलना और जाना है। इसको कैसे रखा गया? तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक बच्चा रास्ते में जा रहा था स्कूल, पापा उसके लेके जा रहे थे। एक कहानी है, थोड़ा सा सुनना इसको। अब बच्चा देखा कि एक बकरे को जो है कुछ आदमी जो है अपने बाइक पर बैठा के ले जा रहे हैं, और बकरा बहुत तेजी से में कर रहा है। अब बच्चा बोला पापा से, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ही होता है। बच्चा पापा से बोला, पापा पापा इसको भी सब लोग स्कूल ले जा रहे हैं क्या? अब सोचो, पापा उसकी इस बात को सुन के सन्न रह गए। अरे दादा! यानी ये दिमाग लगाओ कि बच्चा सोच रहा है कि बकरा कटने के लिए जा रहा, लेकिन वह स्कूल जा रहा। यानी बकरा को बच्चे को इतना दर्द है स्कूल जाने का मतलब बकरे की कटाई कितना है। यानी बच्चा स्कूल जाना मतलब कसाई के बराबर समझता था। तो बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, उसीलिए बच्चों से स्कूल में लगाव हो, इसलिए 3 साल के लिए क्या बनाया गया? आंगनबाड़ी बनाई गई। इसमें बच्चा आएगा, खेलेगा, कूदेगा, जो मन करेगा वो गेम खेलेगा, सब कुछ रहेगा, जैसे मन करेगा वैसे रहेगा, मिट्टी में रहेगा, कोई इसको जो बोलेगा नहीं। जब वह बच्चा आगे जाएगा, यानी प्री फाउंडेशनल का दूसरी क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। यहाँ उम्र भी पूछी जाती है। तो बच्चा आंगनबाड़ी में किस साल से किस साल तक रहेगा? तो 3 से 6 साल तक। यानी बच्चा जब 3 साल का हो जाए तो उसे आंगनबाड़ी स्कूल में जो है क्या किया जाता है? दाखिला दिया जाता है। और जब बच्चा 6 से 8 साल तक कहाँ रहेगा? बच्चा एक क्लास में और दूसरी क्लास में। उसके बाद बच्चा कौन सी स्टेज में जाता है? प्रीपेटरी में जाता है। यानी बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो कौन सी क्लास में जाएगा? प्रीपेटरी। और प्रीपेटरी मतलब इसमें 3 क्लास आती है, यानी तीसरी, चौथी और पाँचवीं। यानी तीसरी पढ़ेगा, चौथी पढ़ेगा और पाँचवीं पढ़ेगा। एक इसमें आएगा प्रीपेटरी में। तो इसमें बच्चा कितनी उम्र का हो जाएगा? 8 से 11 साल। उम्र भी प्रश्न में पूछे जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रीपेटरी में बच्चा किस साल से किस साल तक रहता है? तो 8 से 11 साल तक। तीसरी स्टेज क्या है? मिडिल है। मिडिल में बच्चा कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो 6 से 8 तक रहेगा। कहाँ तक? 6 से 8 तक। और उम्र पूछेगा तो 11 से जो है 14 साल तक बच्चा, यानी 6 क्लास पढ़ेगा, 7 क्लास पढ़ेगा और 8 क्लास पढ़ेगा। और उसके बाद सेकेंडरी है। सेकेंडरी यानी जो है बच्चा 14 से 18 साल का हो जाएगा। यानी जो है चौथी क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में बच्चा 9वीं क्लास पढ़ेगा, 10वीं क्लास पढ़ेगा, 11वीं क्लास पढ़ेगा और 12वीं क्लास पढ़ेगा, यानी 4 साल पढ़ेगा। तो बच्चे की उम्र कितना हो जाएगा? 14 से 18 साल हो जाएगा। 18 साल, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ECCE समझ में आ गया होगा। ECCE किस पर आधारित है? तो 5+3+3+4 पर आधारित है। और पहले किस पर आधारित था? 10+2 पर आधारित था। तो ECC का फुल फॉर्म भी पता हो गया, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कितने भागों में ECCE बांटा गया है? तो 4 भागों में।
फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। उम्र पूछेगा तो फाउंडेशनल में बच्चा 3 से 8 साल तक रहेगा, और प्रिपरेटरी में पूछेगा 8 से 11 साल तक, मिडिल में पूछेगा तो 11 से 14 साल तक, और सेकेंडरी में पूछेगा 14 से 18 साल तक। आगे देखते हैं ECCE के बारे में और सारी बातें देखते हैं। इसमें जो ECCE के तहत बच्चे को अल्फ़ाबेट की जानकारी दी जाएगी, भाषा के बारे में जानकारी दी जाएगी, नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, गिनती के बारे में जानकारी दी जाएगी, कलर पहचानना सीख जाएगा, आकृति के बारे में पहचानना जो है सिखाया जाएगा। आउटडोर, इंडोर, जैसे लूडो है इंडोर गेम है, जो है बैट बॉल आउटडोर गेम है, इसके बारे में बताया जाएगा। पजल के बारे में बताया जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में समझाया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिखाया जाएगा, ड्राइंग करना सिखाया जाएगा, पेंटिंग करना सिखाया जाएगा, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट यानी कागज़ का चित्र बनाना काट के, ड्रामा करना सिखाया जाएगा, प्यूबर्टी ट्री सिखाया जाएगा, म्यूजिक एंड मोमेंट, ये सब जो है ECCE के तहत बच्चों को सिखाया जाएगा। आगे ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें कैसा होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टी फेसेट यानी कई प्रकार की चीज़ें, हर चीज़ को बच्चों को दिखाना चाहिए, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड शिक्षा कैसा कराना चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी खोज पर आधारित जो है लर्निंग होना चाहिए। आगे FLN वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए, FL और N यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ये क्या है, तो FLN जो है निपुण भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में लाई गई, और इस शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को जो है भारत सरकार द्वारा की गई इसकी FLN की शुरुआत। अब एक इसमें है जो है निपुण, क्या है निपुण, निपुण का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको भी, निपुण। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना, ये भी ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो है की गई है। एक होता है SPM, SPM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जानिए, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका यानी बाल वाटिका में जो है इस SPM आता है, बाल वाटिका में कैसे कैसे क्या चीज़ करना है, ये चीज़ क्या सिखाता है SPM, जैसे इसमें देख सकते हैं। SPM के तहत मॉड्यूल क्या होना चाहिए, यानी 3 मंथ्स तक प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर ऑल फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट, बाल वाटिका। एलिमेंट्स ऑफ SPM यानी इसमें एलिमेंट क्या होने चाहिए पढ़ाई कराने में, तो साउंड्स इनकी जानकारी हो, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर्स, शेप्स एंड नंबर्स यानी सब चीज़ का मिक्सचर यही है कि नंबर के बारे में जानना, शेप्स के बारे में जानना। मटेरियल टू डेवलप्ड बाय NCERT एंड SCERT यानी NCERT और SCERT का जो है वह मटेरियल हो। वेयर कहाँ, स्टैंडर्ड एलोन आंगनवाड़ी कोलेटेड विथ स्कूल्स यानी SPM ये बताता है कि कैसे कैसे जो बच्चों को शिक्षा देना है। अब इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, SPM का लक्ष्य, लर्निंग गोल्स ऑफ द मिशन, ये भी ध्यान देना है। अगर बच्चा बाल वाटिका में है तो कम से कम बच्चे को जो है 10 तक गिनती आनी चाहिए, नंबर्स पता हो, ऑब्जेक्ट पता हो, आकृति शेप्स पता हो, और भी कई सारी चीज़ उसको जानकारी पता होनी चाहिए। जब बच्चा जो है और कम से कम जो है 2 और 3 अल्फ़ाबेट की जानकारी उसे होना चाहिए, और जब बच्चा ग्रेड फर्स्ट में जाए तो कम से कम 4 से 5 सिंपल वर्ड जो है जानते रहे, और कहीं ना कहीं जो है 99 तक गिनती उसको आनी चाहिए।
जब ग्रेड सेकंड में बच्चा जाएगा तो कम से कम 45 से 60 वर्ड उसके पता होना चाहिए, पर मिनट से बोल पाए। इसमें क्या था, 1 से 2 अल्फ़ाबेट बोल पाए, इसमें 4 से 5 सिंपल वर्ड बोल पाए, और जब यहाँ पहुँच जाए तो 45 से 60 वर्ड जो है पर मिनट बोल पाए। और बच्चा जो है ग्रेड सेकंड में जो है 999 तक जो है संख्या जान पाए, और ग्रेड थर्ड में जब जाए तो कम से कम बच्चा जो है 60 वर्ड पर मिनट पढ़ सके और 9999 तक गिनती इसको पता हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी ने एफएलएन हासिल करने के लिए कौन सी डेट सीमा निर्धारित की है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 2025, यानी एनईपी ने एनएफएलएन हासिल करने के लिए डेट कितना फिक्स किया है? 2025। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये सेशन होगा। और यहाँ से करीब जो प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता टेट या सी टेट का जिसमें एनसीएफ 2005 ना पूछे जाते हो। तो इसमें हम एनसीएफ 2005 से संबंधित सभी पॉइंट को देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि एनसीएफ 2005 से उठने वाले प्रश्न जो है कैसे उठते हैं। और कहीं ना कहीं उस प्रश्न को आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद कर लेंगे, ये पूरा विश्वास है। आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन जो हल करेंगे एनसीएफ 2005 के, तो सारे क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीएफ 2005 के जो है परिभाषा क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देना कि एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। हालांकि जितने भी टेट या सी टेट के जो देंगे वो कहीं ना कहीं टीचर बनेंगे, और टीचर बनने के बाद कहीं ना कहीं उनको बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है क्या पढ़ाना है, इसकी समझ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो है एनसीएफ 2005 जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। हर एक इसकी लाइन इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से। और ये निबंध किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। इसमें क्या पॉइंट है कि जो पाठ्य पुस्तक हो वह जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जबकि कैसी हो, बालक के अनुरूप जो पाठ्यक्रम होने चाहिए। बालक का जैसा मस्तिष्क हो उसी प्रकार से पाठ्यक्रम हो, यानी छोटा बालक हो तो छोटे बालक के हिसाब से उसमें पाठ्यक्रम हो, बड़ा बालक हो तो बड़े के हिसाब से हो। यानी बालकों को आपको सर्वोच्च माना है, बालकों के अनुरूप ही सारे कार्य करने हैं। और टेट या सी टेट हो, अगर आंसर इसको देना है यानी सीडीपी या पेडागोजी में, तो कहीं ना कहीं बालक को जो सर्वोच्च मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में की गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का जो है कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, तो पूरे 22 भाषाओं में, क्योंकि संविधान के में कितने भाषा का वर्णन है, तो 22 भाषा का। इसके अलावा इंग्लिश का भी जो है इसमें बात की गई, यानी 23 भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया गया है।
एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 की जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर एस पाल। अब देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए सभी लोग। पहला पॉइंट इसमें क्या है, स्कूल ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो भी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है उन सभी को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये बातें एनसीएफ 2005 लिखता है, कहता है। और जो भी कार्य करना है कहीं ना कहीं एनसीएफ 2005 के अनुसार करना है। जैसे अगर बच्चा जो घर पे रहता है तो भी जोड़ घटाना गुणा भाग यूज करता रहता है, टाफ़ी बिस्कुट सामान खरीदना। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाहरी जीवन से भी संबंधित हो, ऐसा ना हो कि केवल किताबी भाषा हो। दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है रटाने के पर जोर ना दिया जाए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगर देखेंगे बचपन में जब पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं पहाड़ा को रटाया जाता था, 2 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऐसे कहीं ना कहीं छोटा बड़ा को रटाया जाता था, यानी हर चीज़ जो है रटाया जाता था। अब एनसीएफ 2005 कहता है कि रटाना नहीं है बल्कि उसको समझाना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो पाठ्यचर्या हो और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो, यानी बालक के अनुरूप हो, जैसी बालक की क्षमता हो वैसे ही पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो केवल शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि जो विभिन्न गतिविधि है उसके अनुरूप जो उसे जोड़ना चाहिए। जैसे अगर किसी भी बालक को मैथ पढ़ाया जा रहा है तो मैथ ऐसा पढ़ाया जाए कि वो घर पे जाए टाफ़ी बिस्कुट वगैरह खरीदे, उसमें भी उसका यूज हो। कोई भी शिक्षा हो सामाजिक रूप से होनी चाहिए, यानी समाज में अगर वह स्कूल से घर जाए समाज में रहे तो कहीं ना कहीं वो समाज में जो है रह सके। आगे पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी स्कूल का जो कैरिकुलम हो पाठचर्या हो उसमें कहीं ना कहीं जो है आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने की भावना हो, देश के प्रति लगाव हो, जो हमारे जो है जैसे भगत सिंह गांधी जी इन सब के प्रति लगाव हो, ये भावना होना चाहिए। आगे नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो एनसीईआरटी द्वारा किया गया एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। यानी इसको पूर्ण कैसे किया गया, किसने इसे पूर्ण किया, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए कि एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है, तो आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को जो आत्मज्ञान की भावना विकसित की जाए, क्योंकि बालक जो होता है अकेले अपने मन से बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है, तो कहीं ना कहीं बालकों को अवसर की बात करता है ताकि बच्चा क्या करे, अपने से उस चीज़ों को सीख सके। आगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल, यानी हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, यानी हर बच्चों में अपनी क्षमता एक पाई जाती है, एक कहीं ना कहीं एक क्वालिटी पाई जाती है, कौशल पाया जाता है। किसी किसी बच्चों को देखोगे कला में बहुत तेज होता है, कोई बच्चा मैथ में बहुत तेज होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत तेज होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में एक क्वालिटी जो कूटकर भरी होती है, तो विद्यार्थियों को उससे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए, तो उसके अंदर जो भी क्वालिटी है उसे व्यक्त करने का जो उसे मौका दिया जाए। अगर मूवी देखे होंगे 3 इडियट की, तो उसमें भली भांति इसको दिखाया गया। हालांकि आमिर खान की जो मूवी होती है कहीं ना कहीं बेस्ट होती, अच्छी होती है। आगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा
2005 के अनुसार विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, ये देख लिया। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005 का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। जबकि बहुत पहले अगर देखेंगे, बालक की जो छोटे बच्चों की जो बैग होती थी बहुत भारी भारी होती थी, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, एनसीएफ 2005 बोला कि बिना भार के अधिगम, यानी बच्चों को अधिगम कराना है लेकिन कोई बर्डन या भार नहीं देना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें जितने भी पॉइंट है बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बालक सक्रिय है, यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बालक सक्रिय है, जो स्वयं से जाने और सीखने और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। इसमें बालक को सक्रिय माना गया है। हमेशा बालक को कैसा मानना है? सक्रिय ही मानना है। और बच्चे सक्रिय होते और अपने से किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ये इसमें जो है क्वालिटी जो है पाई जाती है। तो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, अपने से जोड़ तोड़ करे, सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 मानता है कि जो सीखना है वह कैसा है? सीखना सक्रिय है, वह सामाजिक गतिविधि है। अगला पॉइंट, सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। इससे यह बताया गया है कि सिखाते समय यानी कोई भी चीज़ को जो है बार बार नहीं सिखाना, एक ही चीज़ को बार बार नहीं सिखाना, हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाना, अलग सिखाना है। क्योंकि हर बार एक ही चीज़ सिखाने से जो है बच्चे की जो है रुचि घट जाती है, जिससे बालक उस चीज़ को सीखने में उनका मन नहीं लगता। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यानी जो कुछ सिखाया जाता है डर से नहीं सिखाना बल्कि आनंद से सिखाना है, संतोष से सिखाना है। ये कौन बताता है? एनसीएफ 2005। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी बालक को हर जगह कैसा मानना है? सक्रिय मानना है। चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे समुदाय हो, सभी जगह इसको महत्वपूर्ण मानना है, डांटना नहीं है। और उसकी जो भाषा, संस्कृति है उसको सम्मान दिया जाए। यहाँ तक बात किया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है कक्षा 5वीं क्लास तक जो है शिक्षा किस रूप में होनी चाहिए? तो मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो प्राथमिक स्तर जो है उसकी पाठ्यचर्या में गणित, भाषा और गणित को जरूर हो, अनिवार्य हो, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। बहुभाषी कक्षा शिक्षण तीव्र भाषाओं की वकालत करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि त्रिभाषा की वकालत कौन करता है? तो एनसीएफ 2005 3 भाषाओं के बारे में बताता है। एक उसकी मातृभाषा हो, एक हिंदी, इंग्लिश कोई भी हो, और एक और भी कोई भाषा हो। और बहुभाषिक शिक्षण कक्षा की व्यवस्था करता है, यानी एक ऐसे क्लास का इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसमें बहुत सारे भाषा के बच्चे हों, क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अगर सीखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कई सारी भाषाओं पर जो उनकी पकड़ होगी। आगे एनसीएफ 2005 के अनुसार 4 कौशल हैं। कितने कौशल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, 4 कौशल हैं। एक कई बार पूछा गया है कि शिक्षण में कितने कौशल होते हैं? तो 4 कौशल होते हैं। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें 2 ग्रहण वाले होते हैं और 2 जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे सुनकर और पढ़कर किसी भी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। और किसी भी चीज़ को जो है बोलकर और लिखकर उस भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये 2 क्या होते हैं? अभिव्यक्तात्मक
कौशल होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन से जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो बोलना और लिखना। और कौन से दो जो ग्रहणात्मक कौशल हैं, तो पढ़ना और सुनना। एनसीएफ 2005 जो है आकलन व मूल्यांकन कैसे हो, सीसीई पर आधारित हो, यानी सीसीई की वकालत करता है, यानी कंटिन्यूअस जो है कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात करता है। यानी जो है जितना चीज़ें पढ़ाया जाए उसका जो है क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, जिससे बच्चों में अगर कोई गड़बड़ी आती है उसको वहीं पर क्या किया जाए, निदान किया जाए। रचनात्मक आकलन की बातें करता है। रचनात्मक आकलन वह आकलन होता है जिसमें बच्चा जो है, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं, इसमें लाइव क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ से जो प्रश्न बच्चा पूछेगा उसका मैं तुरंत आंसर दूंगा। लेकिन अगर यही कुछ समय बाद मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, फिर आप सभी लोग प्रश्न करते रहेंगे, लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। तो जब डायरेक्ट प्रश्नों का आदान प्रदान होता है, उत्तर मिलता है, यानी लाइव क्लास चलती है, तो यह क्या होता है, रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन जैसे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आप सभी लोग मैसेज करोगे, पता नहीं कब तक मैं रिप्लाई दूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा, समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन को जो है पॉजिटिव माना जाता है, जबकि समेटिव असेसमेंट को जो है निगेटिव माना जाता है। अब जो रचनात्मक आकलन होता है, जैसे क्लास अगर चलती रहती है तो बच्चा उसमें कुछ पूछता, तुरंत जो है टीचर जवाब दे देता है, सही या गलत, या उसके बारे में समझा देता है। यह आकलन कौन सा होता है, रचनात्मक आकलन। लेकिन साल भर के अंत में जो परीक्षा होता है, या तिमाही परीक्षा या छमाही परीक्षा जो होता है, वह कौन सा आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, यानी जो है सालीना वाला होता है। इसको क्या माना जाता है, निगेटिव। आगे निदानात्मक आकलन की बातें करता है। निदानात्मक आकलन क्या होता है, तो कारणों के बारे में जानना। जैसे अगर गए आप डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो पहले जो है बुखार नापेगा, फिर दवा देगा। ऐसा थोड़ी कि जाते ही पहले दवा दे देगा फिर बोलेगा बेटा अब बताओ क्या है, तो ऐसा नहीं न करता है। तो निदानात्मक आकलन वह आकलन होता है जिसमें कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो पहले वो पूछेगा क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, बुखार नापेगा, तब इलाज करेगा। ऐसे ही निदानात्मक आकलन क्या होता है, बच्चे के परेशानी के कारण को जानने का प्रयास करता है। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी जो 10 की परीक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी हर तरफ हर सूचना को ज्ञान ना माना जाए, मुख्य जो सूचना उसको ज्ञान माना जाए। आगे विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यानी बच्चों को जो शिक्षण सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें पढ़ाई जाए। जैसे आम बच्चों देखे हो, पीला होता, हरा होता है, खाने पर मिठास होता है। अज्ञात की ओर फिर उसके क्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें दिखाई जाए, यानी आम देखो वहाँ पर है, ऐसे आम होता है। जो चीज़ दिखता है उसे क्या कहा जाता है, मूर्त वस्तुएं कहा जाता है। फिर उसकी जो अमूर्त की ओर चले। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी जो दंड दिया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, डांटा जाता है, उस भावना को क्या करना है, कम करना है, यानी पनिशमेंट एंड वेंजेनेंस को कम करना है। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहता है जो पढ़ाई हो उसमें अभिभावक को भी जोड़ा जाए। ये बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि अभिभावक ही बता सकता है कि बच्चे में क्या गड़बड़ी है, बच्चे जो किस प्रकार के वातावरण में रहता है। टीचर को बराबर ऐसा होना चाहिए, बराबर पेरेंट्स से जो है मिलते जुलते रहना चाहिए। और अभिभावक से अगर मिलता जुलता है टीचर से, तो कहीं ना कहीं टीचर भी जो है बच्चों की गलती को बताएगा, कहीं ना कहीं उसमें जो सुधार किया जाएगा। विशाल पाठ्यक्रम
वह मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो मोटी किताब होती है वो किसका प्रतीक है, असफलता का प्रतीक है, यानी मोटी किताबें जो है नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा आप सभी लोग बताइए, मोटी किताब देख के मन में क्या भाव आता है, गड़बड़ ही तो भाव आता है। कौन पढ़ेगा इतनी मोटी किताब, क्या होगा, साल भर में खत्म होगा या नहीं होगा। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किए जाए। एनसीएफ 2005 कहता है जो मूल्य पैदा करना है उसको वातावरण देकर बनाया जाए, ना कि सिखा करके। जैसे अगर टीचर जो पढ़ाता है उसका हर चीज़ बच्चा ग्रहण करता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई। अब ये सोचो, कोई टीचर पढ़ा रहा हो और गुटखा खा रहा हो, दारू पी के आ रहा हो, कुछ ऐसे टीचर हैं, सबके नहीं कहता हूँ, कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं बालक भी समझेगा कि दारू पीना अच्छी बात है, गुटखा खाना अच्छी बात है, तो वो भी खाएगा। तो जो नैतिक मूल्य है उसको वातावरण देके जो है देना है, ना कि जो है लेक्चर देके। आगे, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना या तनाव में रखकर नहीं पढ़ाना या टेंशन नहीं देना, ना कि बच्चों को धौंस देना है कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो बहुत मारेंगे, ऐसा डर की भावना नहीं करना है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अपने हिसाब से पुस्तक जो है चुनने का अवसर दे, ना कि ज़बरदस्ती चुनने दे कि तुमको यही पढ़ना तो यही पढ़ना, ऐसा नहीं। बच्चों को क्या करना, फ्री छोड़ देना है, तुम्हारी मर्जी, जो मन करे तुम वो पुस्तक पढ़ो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी फंक्शन वगैरह जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है मनोरंजन को ना लेकर के बल्कि सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए, एनसीएफ 2005 कहता है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। अभी समय जैसे कंप्यूटर का ज़माना है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का ज़माना है, तो अगर वही व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो समय समय पर जो है एनसीएफ 2005 कहता है जो अकादमिक संसाधन उसको क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसे मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त करें। अब कोई बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो अगर उसको समाज गाली देते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, और बच्चे को अगर समाज वाहवाही देता है, मोटिवेट करता, पुरस्कार देता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो पढ़ने के लिए उत्साहित होगा। तो वही बातें कही गई है कि बच्चा जो है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी बच्चा जिस स्थिति में हो, छोटा हो तो छोटे हिसाब से पाठ्यक्रम, यानी बालक के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है, ना कि जो है सिलेबस के अनुसार। आगे, शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, यानी जो महिला है उनके प्रति आदर सम्मान का भाव प्रकट हो किया जाए कि महिला जो है माता होती हैं, बहन होती हैं, आदर का भाव हो, और महिला जो है जिम्मेदारी का भाव भी जो है विकास किया जाए। आगे, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित हो, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई हो बालकों को कहीं ना कहीं चौमुखी विकास करे, यानी फिजिकल, साइको, इमोशनल, हर तरफ से विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल नॉलेज बढ़ा दे, समय का विकास ही ना हो, फिजिकल का विकास ही ना हो, तो ऐसा नहीं करना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, मानसिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो और सोशल विकास भी हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। समावेशी वातावरण वह होता है जहाँ पर सभी प्रकार के बालक, चाहे विशिष्ट हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, या फिर प्रतिभाशाली हो, या जो है थोड़ा डाउन पेमेंट का हो, तो ये सभी को कैसा एक ही क्लास में पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी वातावरण कहलाता है। चाहे हिंदू बालक हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे, एनसीएफ 2005 में
शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु जो है सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। यानी शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षक जो होता है वह ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक सुगमकर्ता के रूप में हो। जैसे कोई भी बालक को परेशानी होती है तो टीचर का यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि उस चीज़ को टीचर क्या करे, सॉल्व करे। हालांकि देखते हैं अगर बालक कुछ पूछता है तो टीचर गाली देने लगते, डांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ एनसीईआरटी 2005 में लिखा गया है बालक को कोई भी परेशानी आ रही है तो शिक्षक को उसका जो है हेल्प करना चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। जो सूचना या अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया को विविध उपायों द्वारा बच्चे हो सहायक हो, यानी कोई भी चीज़ हो उसको आसान तरीके से बच्चों के रूप में प्रयुक्त किया जाए। आगे देखेंगे एनसीईआरटी 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि सभी बच्चे आपस में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य करना है तो पहले पूर्व की बातें बताई जाए और उसे रिलेट करके जो है शिक्षण कार्य किया जाए। एनसीईआरटी 2005 5 विधियों पर जोर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। कौन सी 5 विधि है? लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। करके सीखना मतलब बच्चे को जो कुछ भी सीखना है करके सीखे, इसीलिए प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं ताकि बच्चा उस पर कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीखेगा। निरीक्षण विधि यानी बच्चे को कुछ भी दिया जाए, बच्चे को निरीक्षण विधि किया जाए, यानी बच्चा जो निरीक्षण करके सीखे। परीक्षण विधि, परीक्षण करके सीखे, प्रयोगशाला में सीखे। सामूहिक विधि यानी समूह में रह करके सीखे, एक साथ कई सारे दोस्तों को साथ मिलकर सीखे। मिश्रित विधि, सभी को यानी हर प्रकार की विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना, चाहे जैसे भी बच्चा क्या हो, सीखना चाहिए। आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो रचनावाद की यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की होती है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, फैसिलिटर के रूप में होनी चाहिए, कि बच्चा अगर कहीं भी अटकता है, कहीं भी फंसता है, कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तत्काल जो है टीचर उसको क्या करे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कहीं ना कहीं उसकी हर चीज़ में जो है हेल्प करे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो बहुभाषावाद है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म है। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, सीवी रमन, चंद्र बोस, एक कई सारे वैज्ञानिकों ने ये यहाँ तक बताया है कि अगर हमें बचपन में मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी गई होती तो आज हम साइंटिस्ट हो सकता है नहीं होते। तो मातृभाषा अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बच्चों को जो मातृभाषा में शिक्षा जरूर देनी चाहिए। एनसीईआरटी 2005 बल देता किसके? करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। आगे देखते हैं। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।